नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 16 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों द हिंदू के हैं और तीनों अच्छे इश्यूज हैं। सबसे पहले नक्सलिज्म देखो हमारे देश में डिक्लाइन पर है। होम मिनिस्टर कहते हैं 2026 में ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ देखो यूएस ने जो लड़ाई लड़ी आतंकवाद के खिलाफ वो अभी भी जारी है। तो इंडिया कैसे सफल हुआ? M.K. नारायणन पास्ट में गवर्नर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल इंडिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस से संबंधित है, इसे डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री मोदी की जो कल स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, इसमें क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, कौन से मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की बात है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए आंसर में यूज़ करने के लिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंसर्जेंसी की पॉलिटिक्स एंड नक्सलिज्म के डिक्लाइन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का। एक तरफ देखो यूएसए है और दूसरी तरफ इंडिया है। आपको याद होगा यूएसए में ना 9/11 हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर्स थे उनको उड़ा दिया गया था। अब उस घटना को ना 25 साल पूरे हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को, एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि 9/11 की घटना के बाद टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी ना, वो सफल नहीं हुई है। टेररिज्म आज भी मौजूद है वर्ल्ड में। जैसे आपने ना ये कीवर्ड इस्तेमाल करिएगा आंसर में, आपने कॉपीकैट किलिंग्स का एग्जाम्पल देखा होगा। कॉपीकैट किलिंग मतलब यूरोप में मान लीजिए एक देश में घटना हो जाती है, किसी आतंकवादी ने व्हीकल से हमला कर दिया भीड़ पे, तो फिर दूसरी जगहों पर भी इसी प्रकार की किलिंग होती है। इसे बोलते हैं कॉपीकैट किलिंग। मतलब आतंकवाद वाली आइडियोलॉजी से जो प्रभावित लोग होते हैं ना, वो एक घटना देख के खुद भी उसी प्रकार से घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। खास करके इस्लामिक स्टेट के जो लोन वोल्फ टेररिस्ट होते हैं ना, जो अकेले ही एक्ट करते हैं और संगठन में काम नहीं करते हैं, बस इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से प्रभावित होके, तो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट के लोन वोल्फ की घटनाएं जो हैं वो अभी भी जारी हैं। और एक्सपर्ट्स को डर तो ये लग रहा है, देखो आने वाले समय में ना, अब तो एआई आ गया है, बायो वेपन्स मौजूद हैं, इनसे हमला हो सकता है और हजारों लोगों की जान जा सकती है आतंकवाद की वजह से। तो ये है प्रेडिक्शन कि आने वाले समय में टेररिज्म का स्वरूप क्या होगा। तो ये तो हमने बात की यूएस की जो आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई थी। लेकिन देखो इंडिया में दूसरी तरफ ना सिचुएशन अलग है। इंडिया में भी एक आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड टेररिज्म है जिसका नाम है नक्सलिज्म। जहां देखो दुनिया में टेरर थ्रेट्स से डर बढ़ रहा है, वहीं देखो इंडिया अपने सबसे पुराने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को ना खत्म करने के बिल्कुल करीब है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला था 2026 में हम नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो एक ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, मतलब डिफरेंस है। हमने इंडिया में खत्म कर दिया नक्सलिज्म को ऑलमोस्ट, लेकिन वर्ल्ड में टेररिज्म बढ़ रहा है। इसके बाद देखो आर्टिकल में ना थोड़ा सा इतिहास हमें बताया जाता है कि नक्सलिज्म कैसे इमर्ज हुआ और कैसे डिक्लाइन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। वैसे तो जीएस पेपर 3 में आता है जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, लेकिन जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा। ये जो वर्ड है ना नक्सलिज्म, ये देखो एक अपराइजिंग से निकल के आता है जो 1967 में हुई थी। 1967 में ना एक अपराइजिंग हुई थी जिसका नाम है नक्सलबाड़ी अपराइजिंग। कहाँ पर हुई थी यह अपराइजिंग यानी विद्रोह? ये हुआ था वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी रीजन में। यहां पर ना कुछ किसान और ट्राइबल्स थे। अब उनकी जमीन लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों ने ले ली थी। तो इसके खिलाफ वहां के किसानों ने और ट्राइबल्स ने हथियार उठा लिए और ये बोलने लगे कि जमीन उसकी जो उस जमीन को जोतेगा, मतलब द लैंड बिलोंग्स टू वन हु टिल्स इट। अब इसी विद्रोह को यहां पे नक्सलबाड़ी रीजन में कुछ किसानों ने और ट्राइबल्स ने हथियार उठाए थे। तो इसी विद्रोह से नक्सलिज्म का जन्म होता है। आइडियोलॉजी क्या थी? ये सबसे मेन है। आइडियोलॉजी क्या थी? ये लोग देखो माओ से इंस्पायर्ड थे।
माओ कौन? माओ चाइना के एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे और माओ की आइडियोलॉजी को कहा जाता है माओइज्म। माओइज्म का मेन आइडिया यह था, सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है। मतलब सत्ता पे कब्जा करना है तो गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, वायलेंस से काम चलेगा। यह थी माओ की आइडियोलॉजी। समझ गए? मतलब माओ ये बोलते थे कि हम ना वोट से सत्ता नहीं हासिल कर सकते, वायलेंस से सिस्टम बदलेंगे। तो इसी आइडियोलॉजी पर चल गए यहां के किसान और ट्राइबल, और धीरे धीरे जो ये आग थी वो दूसरे रीजन्स में भी फैलती गई। शुरुआत में मेन लीडर्स कौन थे? चारू मजूमदार, कानू सान्याल, ये मेन लीडर थे। और इन्होंने एक नारा दिया, चाइनाज चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। माओ के लिए उन्होंने ये बात बोली थी। शुरुआत में ये आइडियोलॉजी देखो नक्सलिज्म वाली ना खूब फली फूली। शुरुआत में तो इसका गोल्डन फेज था 1967 के बाद। गोल्डन फेज मतलब शुरुआत में बहुत सारे यूथ्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने इस आइडियोलॉजी को ज्वाइन किया, बहुत पॉपुलर हुई। उन्होंने ये सोचा कि ये जो लड़ाई है ना नक्सलिज्म की, ये कॉमन मैन की लड़ाई है, ये गरीब की लड़ाई है, तो इसमें सहयोग करना अच्छा काम है। एक फेमस फिलोसफर थे जिनका नाम था फ्रेंट्स फैनन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम आप लिख सकते हो, द रेस्ट ऑफ द अर्थ। द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो अपनी बुक में ना इन्होंने ये बोला, गरीब और जो दबाए गए लोग हैं ना, उनकी बात करता है नक्सलिज्म। और शुरुआत में नक्सलाइट्स ने ना इसी बुक का सहारा लिया ट्राइबल्स और शहरी गरीब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। बुक का नाम आप यूज कर सकते हो, फ्रेंच फैनन ने जो लिखी थी, इसको आइडियोलॉजिकल आधार बना के लोगों को मोबिलाइज किया नक्सलाइट्स ने। और ये जो गोल्डन फेज था ना, इसी पीरियड को बोला गया स्प्रिंग थंडर अवर इंडिया। मतलब कि ऐसा लगने लगा था कि यार इंडिया में ये रेवोल्यूशन सफल हो जाएगा, इतना पॉपुलर हो रहा था, स्प्रिंग थंडर अवर इंडिया। लेकिन देखो ये जो जोश था ना, जल्द ही ठंडा पड़ गया। जोश ठंडा पड़ना मतलब नक्सलिज्म का ना डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। देखो एक वो भी समय था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह बोला था, नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय आवर कंट्री। सोचिए इतनी बड़ी चुनौती थी किसी समय में नक्सलिज्म। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया, समय ऐसा आ गया है कि हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2026 से पहले नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नक्सलिज्म खत्म हो गया, इसके रीजंस क्या हैं? शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं, फिर हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले है सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑफेंसिव। मतलब लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना अच्छा काम किया, तो इसने एक भूमिका निभाई, सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑफेंसिव। दूसरा है नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी में या नक्सलाइट्स में ना लीडरशिप के क्राइसिस। क्या है? लीडरशिप क्राइसिस। तीसरा क्या है? तीसरा है श्रिंकिंग टेरिटरी एंड स्पोर्ट। जो नक्सलाइट्स का स्पोर्ट था ना, वो धीरे धीरे श्रिंक करता गया। समझ गए? श्रिंकिंग टेरिटरी एंड स्पोर्ट। फिर इसके बाद चौथा जो पॉइंट है जिसकी वजह से नक्सलाइट्स का डिक्लाइन हुआ, वो है डेवलपमेंट एज ए वेपन। डेवलपमेंट। अब देखो इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी प्रकार से आप आंसर जब लिखो, इसी प्रकार से बॉक्स बना के, या फिर देखो ऐसे हब बना के 4 स्पोक्स बना दो। समझ गए? अब सबसे पहला क्या है? सबसे पहला मैंने आपको बताया सिक्योरिटी ऑफेंसिव। लगातार हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी ना, वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस चलाती रही नक्सलाइट्स के अगेंस्ट। ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन समाधान प्रहार। ऑपरेशन समाधान में ना हर एक जो ये करेक्टर है ना, उसका मतलब है ऑपरेशन समाधान प्रहार। एस का मतलब क्या है? स्मार्ट लीडरशिप। ए का मतलब क्या है? एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। एम का मतलब क्या है? मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। दोबारा ए, इसका क्या मतलब है? एक्शनेबल इंटेलिजेंस। डी का मतलब क्या है?
डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, मतलब ऑफिसर्स को काम दिया गया, भाई आपको ये काम करना है, और उस काम की बकायदा मॉनिटरिंग हुई डैशबोर्ड पे, वेबसाइट पे। फिर एच का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोबारा ए का मतलब क्या है, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, देश के अलग अलग इलाकों में नक्सलिज्म था ना, तो हर एक के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई गई। सबसे लास्ट में एन आता है, एन का मतलब क्या है, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, मतलब पूरा पूरा ध्यान रखा गया कि नक्सलाइट्स को किसी प्रकार से कोई फंड ना मिले, कोई फाइनेंस ना मिले। तो ये कीवर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब देखो हर तरफ से ना प्रेशर बिल्ड किया गया नक्सलाइट्स के ऊपर, और आर्टिकल में डेटा भी है। सीपीआई जो माओइस्ट है ना, इन्होंने देखो खुद माना कि पिछले एक साल में हमारे देखो 357 काडर जो है वो मारे गए हैं, और इनमें से 1/3 तो महिलाएं थी, वुमन थी। तो ये पहली बात हुई, सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑफेंसिव। अब दूसरा पॉइंट कौन सा था, दूसरा पॉइंट था लीडरशिप क्राइसिस। लीडरशिप क्राइसिस में देखो राइटर ये बोलते हैं, कोई भी मूवमेंट देखो बिना लीडर के नहीं चल सकता। नक्सलाइट्स के जो बड़े लीडर्स हैं या तो देखो मारे गए हैं, या फिर अरेस्ट हो गए हैं, या फिर बूढ़े हो गए हैं। आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया जाता है एम लक्ष्मण राव का। एम लक्ष्मण राव, जिन्हें गणपति भी कहा जाता है, इनका जिक्र है। अब देखो 2018 में जब एम लक्ष्मण राव मारे गए ना, तो उसके बाद से मूवमेंट में ना एक वैक्यूम आ गया, और जो नए लीडर्स थे ना वो डेवलप नहीं हो पाए। तो नए लीडर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे तो फिर लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, लीडरशिप क्राइसिस। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है श्रिंकिंग टेरिटरी एंड स्पोर्ट। देखो पहले ना नक्सलिज्म का एक पूरा कॉरिडोर हुआ करता था, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। नेपाल में, आप मानोगे नहीं, नेपाल में पशुपतिनाथ से लेके आंध्रा में तिरुपति तक का ये पूरा कॉरिडोर था, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। अब देखो अब तो नक्सलिज्म ना कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित रह गया है, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित रह गया है, और मेन जो इसका एपिसेंटर जो आज भी है वो है दंडाकरण्या रीजन। दंडाकरण्या रीजन ये कहाँ पे है, ये देखो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में है। बस वहां पे थोड़ा बहुत ये दंडाकरण्या रीजन में मौजूद है। आम लोगों का जो स्पोर्ट है, कॉमन मैन का जो स्पोर्ट है, वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसलिए कम हो गया है क्योंकि जो नक्सलाइट्स है ना, वो डेवलपमेंट को रोकने का काम करते हैं। जैसे स्कूल उड़ा दिए, सड़क नहीं बनने दी, एक्सटोर्शन करने लगे। तो पहले जो नक्सलाइट्स की इमेज रेवोल्यूशनरी वाली हुआ करती थी ना, आज के समय में इनकी जो इमेज है वो क्रिमिनल्स वाली हो गई है। इसलिए इनका जो स्पोर्ट सिस्टम है ना वो गड़बड़ा गया है। तो ये तीसरा पॉइंट है, श्रिंकिंग टेरिटरी एंड स्पोर्ट। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट, यानी विकास जो सरकार लेकर आई है। सरकार ने स्मार्ट काम किया है, सिर्फ गोली से नहीं, विकास से भी नक्सलिज्म को मारा है। जैसे सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, उनमें से पहले बहुत सारे तो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब वहां पे डेवलपमेंट आ गया। तो पहली बार लोगों ने डेवलपमेंट का फ्रूट चखा, उन्हें लगा यार सरकार तो सही काम कर रही है, नक्सलाइट्स को सपोर्ट करेंगे तो बल्कि ये डेवलपमेंट रुक जाएगी। नए रोड्स बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, मोबाइल टावर लगाए गए। तो लोगों को जब फायदा दिखा इन सब चीजों का, तो उन्होंने नक्सलाइट्स का साथ फिर छोड़ दिया। जैसे एक स्कीम है, इसका आप जरूर जिक्र करिए, रोशनी स्कीम है। अब ये रोशनी स्कीम है ना, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म वाले जो एरियाज है ना, वहां पे स्किल ट्रेनिंग देती है यूथ को, ये स्कीम जो है। तो कुल मिलाकर देखो 4 बड़े रीजंस हमने डिस्कस किए जिनकी वजह से नक्सलिज्म का डिक्लाइन हुआ। सबसे पहला सिक्योरिटी एक्शन, दूसरे नंबर पे लीडरशिप क्राइसिस, तीसरे नंबर पे पब्लिक सपोर्ट का लॉस, और चौथे नंबर पे डेवलपमेंट। 4 रीजंस हैं। इसके बाद एम के नारायणन ये बोलते हैं, देखो इंडिया की जो नक्सलिज्म के अगेंस्ट लड़ाई है ना, वो यूएसए के टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई से कंपेयर करना गलत है। क्योंकि यूएसए का टारगेट कौन था, अल कायदा, आईएस जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, और ये यूएस के लिए ये एक्सटर्नल थ्रेट थी, मतलब बाहरी चुनौती थी। इन आइडियोलॉजीज का मकसद है यूएसए को तबाह करना। और यूएसए ने ये लड़ाई कहां पे लड़ी, सोमालिया में, यमन में, अफगानिस्तान में, मतलब अपने देश से बाहर।
यूएस ने इस्तेमाल किया ब्रूट फोर्स का, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, भयंकर भयंकर जो बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, मतलब मिलिट्री पावर का खुल के यूज किया। लेकिन इंडिया की जो लड़ाई है ना, वो नक्सलाइट्स के अगेंस्ट है। ये हैं तो देखो इंडिया के सिटीजन्स ही ना, बेशक मिसगाइडेड हैं लेकिन हैं तो भारतीय ना। तो ये लड़ाई इंडिया ने अपने देश के अंदर लड़ी। हमने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, कभी हमने शक्ति दिखाई, कभी हमने नरमी दिखाई। जैसे एक कोट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लोव। आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लोव मतलब कभी शक्ति दिखाई, कभी हमने नरमी दिखाई, और सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज भी किया तो चेक्स एंड बैलेंस के साथ किया। हमने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होने दिया। तो इस वजह से इंडिया लड़ाई जीत पाया, लेकिन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर एक बहुत कंट्रोवर्शियल जो टर्म है उसका जिक्र किया जाता है राइटर के द्वारा, अर्बन नक्सल्स। राइटर बोलते हैं देखो अब ना शहर के कुछ लोगों को अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो देखो जो ओरिजिनल नक्सल्स थे ना, वो कहाँ पे रहते थे? वो विलेजेस में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, वो हथियार उठाते थे, पुलिस से सीधी लड़ाई लड़ते थे। उनका एक क्लियर गोल था स्टेट को ओवरथ्रो करना। उनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था, फिलोसफी थी, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, माओइस्ट। लेकिन आज अर्बन नक्सल्स किनको कह दिया जाता है? आर्टिकल के हिसाब से शहर में कुछ जो इंटेलेक्चुअल हैं वो अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना, सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लिखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनको अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। आरोप ये लगता है कि ये जो लोग हैं ना, ये नक्सलाइट्स के लिए ना अर्बन एरियाज में आइडियोलॉजिकल स्पोर्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। बट देखो ये जो अर्बन नक्सल वर्ड है ना, काफी ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड है, क्योंकि देखो लोकतंत्र में ना सरकार से असहमत होना, सरकार की आलोचना करना, ये फंडामेंटल राइट है। तो जो सरकार के अगेंस्ट बोले उसे आप आतंकवाद से लिंक नहीं करोगे कभी भी। और अगर आप ऐसा करोगे तो बाद में देखो पता ही नहीं चलेगा कि असली अर्बन नक्सल कौन है कौन नहीं है, क्योंकि आपने पहले अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल कहने में जो सिर्फ आपका विरोध कर रहे थे। और जब आप बार बार किसी को अर्बन नक्सल बोलते हो ना, तो फिर देखो आप लेबल लगाने लगते हो, डर का माहौल पैदा होता है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, मतलब हमारी पॉलिटिक्स में काफ़ी बार इस पे कंट्रोवर्सी होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछेगी या फिर आंसर वगैरह में इसे यूज़ करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, कुछ इंटेलेक्चुअल सही में जो नक्सलाइट्स हैं उनके लिए आइडियोलॉजिकल सपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन हर किसी के ऊपर ये लेबल लगा देना सही नहीं है। सोच समझ के अर्बन नक्सल वर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया के दूसरे देशों के साथ में ट्रेड रिलेशंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सुबह मैं तस्वीरें देख रहा था ट्रंप और पुतिन के मुलाकात की, और इंडिया भी इस मुलाकात से ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। इंडिया को ये लग रहा था कि मुलाकात में अगर ये तय होता है कि यूक्रेन रशिया के बीच में वार को खत्म किया जाए, इस पर सहमति बनती है, तो फिर ट्रंप ने जो धमकी दी है इंडिया को कि इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है इसलिए हम 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो वो जो धमकी है फिर उसका लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वार अब खत्म हो चुका है यूक्रेन रशिया के बीच में। लेकिन आज की ट्रंप पुतिन मुलाकात में तो कुछ खास निकल के नहीं आया। बट हुआ क्या है, 11 अगस्त को ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सी फूड इंडस्ट्री से ये आह्वान किया कि आप ना इस मुश्किल भरे समय को ना ब्रेवली फेस करो, मतलब बहादुरी से इस मुश्किल भरे समय का सामना करो। आप पूछोगे सर ये सी फूड इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया, कौन सा मुश्किल भरा समय हो गया? मुश्किल भरा समय देखो इसलिए आ गया क्योंकि 7 अगस्त 2025 से ना यूएसए ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पे ना 25% टैरिफ लगा दिए। अब इसका असर देखो सी फूड इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा पड़ा है, इंडिया की सी फूड इंडस्ट्री पे। मान लीजिए इंडिया से अमेरिका एक झींगा यानी श्रिम्प जाया करता था, वो इंडिया से जाके यूएसए में $100 का बिका करता था। लेकिन टैरिफ आपको पता है एक प्रकार का टैक्स है, 25% टैरिफ लगा दिया, तो जो झींगा पहले यूएस में $100 का बिका करता था वो अब $125 का बिकेगा।
और ट्रंप ने जो धमकी दी है कि अगर इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा तो 27 अगस्त से हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाएंगे। मतलब वो झींगा जो जुलाई तक $100 में बिक रहा था, अगर दूसरे टैरिफ भी लग गए 25% एडिशनल, तो वो झींगा बिकेगा $150 में। तो फिर लोग क्यों खरीदेंगे? लोग बोलेंगे यार जो श्रिम्प मुझे कुछ दिनों पहले $100 में मिल रहा था, अब मैं उसे $150 में क्यों परचेज करूं? देखो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। हमारी जो सी फूड इंडस्ट्री है ना, जिसमें ये फिशेस, झींगे वगैरह बिकते हैं, 28 मिलियन लोगों को रोजगार देती है ये सी फूड इंडस्ट्री। ये 28 मिलियन लोग नहीं है, 28 मिलियन परिवार हैं। तो उनकी बात है। बहुत बड़ा झटका है यूएसए का इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना। और इंडिया जो है वो दुनिया के देखो सबसे बड़े सी फूड एक्सपोर्टर में से एक है। और हमारा जो ये श्रिम्प है ना, झींगा, जिसकी हमने बात की, ये यूएसए में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लगभग हमारा 30 से 35% जो सी फूड है ना, वो यूएसए में ही जाता है। तो सोच के देखिए कितना असर हुआ यूएसए के टैरिफ लगाने से। तो अब हुआ क्या है? अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है सी फूड इंडस्ट्री के लिए? सबसे पहला, सोर्सेज से यह खबर निकल के आ रही है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है ना, ईपीएम, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, उसको चेंज करने पे विचार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ईपीएम है क्या? ईपीएम ने ना, इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में ना एमएसएमईज को हेल्प की जाती है। माइक्रो, स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेज है ना, उनको हेल्प की जाती है एक्सपोर्ट करने में। हेल्प कैसे की जाती है? सबसे पहले सस्ता एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करना। एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करना सस्ते दामों पे, मतलब सस्ता लोन मिल गया ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरा, नॉन ट्रेड बैरियर को ओवरकम करने में हेल्प करना। नॉन ट्रेड बैरियर जैसे देखो, सामने वाला देश कई बार क्वालिटी के नाम पे, इन्वायरमेंट के नाम पे ना हमारे सामान को रोक देता है, तो इसे बोलते हैं नॉन ट्रेड बैरियर। तो इन नॉन ट्रेड बैरियर से डील करने में मदद करना एमएसएमईज की। तीसरा, पेमेंट्स इंश्योर करना। अब हमारे किसी एमएसएमई ने बाहर माल भेज दिया, दूसरे देश में बैठे ट्रेडर ने पेमेंट नहीं दी, तो पेमेंट का इंश्योरेंस करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तमाम तरह की मदद दी जाती है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में। और ना 2025 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था कि 2250 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पे। क्योंकि देखो, एमएसएमईज जो है वो हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन तो आपने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें चेंज क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। चेंज देखो ये कर रही है, पहले सिर्फ इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में ना 3 मिनिस्ट्रीज थी। एक कॉमर्स मिनिस्ट्री, दूसरा एमएसएमई मिनिस्ट्री और तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट 2 और मिनिस्ट्रीज को इस मिशन में ऐड करेगी। एक तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और दूसरा फिशरी मिनिस्ट्री। फिशरी मिनिस्ट्री इसलिए क्योंकि सी फूड इंडस्ट्री की बात जो हमने शुरुआत में की वो खतरे में है, तो 2 और मिनिस्ट्रीज को इस मिशन में ऐड होने की बात है। क्योंकि देखो, ये 2 सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ट्रंप के टैरिफ की वजह से, और इन्हीं में एमएसएमईज बहुत ज्यादा हैं। ये दोनों सेक्टर मिलकर देखो हमारे देश में ना 135 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, यानी 13.5 करोड़ लोग। आर्टिकल में एक बात बोली जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए जो है वो हमारे देश के अपैरल और सी फूड एक्सपोर्ट में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। यानी जो हमारा कपड़े का सेक्टर है, सी फूड का सेक्टर है, इनसे जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसका देखो 1/3 एक्सपोर्ट अकेले यूएस को होता है। अब देखो आप ना एमएसएमईज का दर्द सुनो। एमएसएमईज का क्या कहना है? एमएसएमईज का देखो ये कहना है सरकार हमें डायरेक्ट कुछ ना कुछ मदद प्रोवाइड करे। जैसे फिशरी सेक्टर वालों का ये कहना है सरकार हमें ना 240 दिनों का मोरेटोरियम प्रोवाइड करे। मोरेटोरियम किस पे? और मोरेटोरियम होता क्या है? प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पे। यानी शिपमेंट से पहले सरकार की तरफ से क्रेडिट दिया जाता है या फिर शिपमेंट के बाद दिया जाता है सरकार की तरफ से लोन। तो अब वो फिलहाल के लिए वापस ना मांगा जाए सरकार के द्वारा 240 दिनों के लिए। मतलब समझ गए?
जैसे किसी एमएसएमई ने ना, फिशरी सेक्टर के किसी एमएसएमई ने सरकार से लोन लिया था एक्सपोर्ट के लिए, तो वो कह रही है कि अब 240 दिनों के लिए आप ईएमआई वगैरह हमसे मत लीजिए भाई, मुश्किल समय है, माफ़ कर दीजिए। फिर ये जो टेक्सटाइल और अपैरल, जेम एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर है ना, ये सरकार से मांग रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे सरकार हमें फिलहाल लोन दे दे। जैसे लोन लिया, लोन पे 9% इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में ये होता है कि 9 में से 6%, 7% तो सरकार दे दे और बाकी बचा हुआ 2-3% वो दे दे जिसने लोन लिया है। तो ये मांग की जा रही है टेक्सटाइल, अपैरल, जेम और ज्वेलरी सेक्टर के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट ने देखो डायरेक्ट सब्सिडी देने से मना कर दिया है। अब मना क्यों किया है, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सरकार को लगता है कि यार WTO में केस चला जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट सब्सिडी देने का फायदा नहीं है। लेकिन देखो ये पूरा जो इशू है ना, इसमें काफी डीपर प्रॉब्लम्स भी हैं। डीपर प्रॉब्लम्स क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर से ये बोला कि आप ना अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई मतलब नए मार्केट्स ढूंढो। तो सरकार का ये कहना सी फूड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर वालों को कि आप एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करो, नए मार्केट ढूंढो, ये एक प्रकार से एडमिशन है कि यूएसए के साथ में अभी ट्रेड नेगोशिएशन चलनी बंद हो गई है, फिलहाल के लिए डेडलॉक आ गया है। क्योंकि कोई उम्मीद होती तो कम से कम बोला जाता सरकार के द्वारा, चिंता मत करिए, जल्द कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सरकार ने तो बोल दिया कि नई मार्केट ढूंढो। तो ये एक प्रकार से देखो डिप्लोमेसी का फेलियर भी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन वो केमिस्ट्री काम नहीं आई। और आज इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन है ना, कुछ एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं बल्कि कोल्ड वार से भी नीचे के लेवल में चले गए हैं। कोल्ड वार में कम से कम दोनों देश ना अलग अलग कैंप में थे। इंडिया की दोस्ती थोड़ी ज्यादा यूएसएसआर के साथ थी और यूएसए के विरोध में था, तो दोनों की इकोनॉमी उस समय इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं थी। लेकिन अब तो देखो इंडिया ने यूएस के साथ रिलेशंस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। क्वेड में यूएस का पार्टनर बना इंडिया, और यूएसए के पार्टनर बनने के चलते चाइना पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इंडिया ने, और यूएसए पे रिलायंस बढ़ गया। तो आप सोच के देखिए, जो आपका एक्सपेक्टेड दुश्मन है वो आपके साथ कुछ गलत करे तो आपको इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आपका जो दोस्त था वो आपके साथ गलत करे ना, तो आपको बल्कि ज्यादा दुख होता है। और देखो ये तो ना सिर्फ कहने की बात है यार कि नई मार्केट ढूंढ लो। नई मार्केट देखो एक दिन में नहीं मिलती है, सप्लाई चेन्स बनाने में ना बहुत समय लग जाता है। जैसे जब वार हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो फिर उस समय देखो यूरोप ने एकदम से रशिया से तेल परचेज करना बंद नहीं कर दिया, क्योंकि तेल परचेज करने के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो सालों पुराने थे, पाइपलाइन इस्टेब्लिश थी। तो धीरे धीरे रशिया से तेल परचेज करना कम किया गया, लेकिन आज भी यूरोप बहुत ज्यादा जो तेल है वो रशिया से परचेज कर रहा है। मतलब समझे? तो उसी प्रकार से इंडिया भी एकदम से नई सप्लाई चेन्स नहीं बना सकता कि हाँ भाई ऐसा नहीं आज यूएसए माल नहीं भेजना तो किसी और देश में भेज देते हैं, ऐसा होता नहीं इतना जल्दी, टाइम लगता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, क्वालिटी देखी जाती है, सैंपल भेजे जाते हैं। तो ये देखो लास्ट में राइटर बोलते हैं इंडिया के ट्रेड रिलेशंस में ना अब एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है। पैराडाइम शिफ्ट क्या? वही राइटर तो ये बोलते हैं देखो कि हमने ना चाइना पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही यूएसए पे ओवर रिलाई कर गए, लेकिन अब इंडिया को ना प्रैग्मेटिकली यानी प्रैक्टिकल ढंग से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना चाहिए और चाइना के साथ भी ट्रेड के नए रास्ते खोलने चाहिए, ये राइटर का मानना है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच से संबंधित है। उन्होंने 15 अगस्त के मौके पे लाल किले से खड़े होकर जो स्पीच दी ना, उसमें काफ़ी सारी मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की बात है जो हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए। तो जो चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे ना, जो मेजर अनाउंसमेंट्स कल प्रधानमंत्री मोदी ने की, वो सिलेबस के अलग अलग हिस्सों से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे उन्होंने डिफेंस इनिशिएटिव की बात की तो उसे आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 से जोड़ोगे। अगर उन्होंने
डेमोग्राफिक चेंज की बात की तो उसे आप जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज में जोड़ोगे। तो मेजर अनाउंसमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने की ना, वो जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित है। ये क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंस किया कि जीएसटी टैक्स सिस्टम में ना दिवाली से पहले, दिवाली 2025 से पहले नए चेंजेस किए जाएंगे। नए चेंजेस क्या हैं? देखो, सोर्सेज ये कह रहे हैं अभी जीएसटी में जो मल्टीपल स्लैब्स है ना, जैसे 5% लगता है कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी, कुछ पे 12% लगता है, कुछ पे 18% लगता है, कुछ पे 28% लगता है। तो ये मल्टीपल स्लैब्स को कम कर दिया जाएगा। जैसे 2 ही स्लैब होंगी, एक 5% की, एक 18% की। 12% स्लैब्स में जो 99% प्रोडक्ट्स हैं ना, वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे 5% स्लैब में। और बहुत ज़्यादा जो लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए एक अलग से स्लैब बनाई जाएगी 40% की। मतलब ऐसा अभी सोर्सेज बोल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है जीएसटी में रिफॉर्म आने वाले हैं और सरकार कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहती है। कंजम्पशन को बूस्ट कैसे किया जाएगा? अब देखो, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा, तो वो प्रोडक्ट तो सस्ता हो जाएगा ना। प्रोडक्ट सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। ज़्यादा लोग परचेज करेंगे तो मतलब मार्केट में, समाज में जो कंजम्पशन है, चीज़ों को कंज्यूम करने वाली टेंडेंसी है, वो बढ़ेगी। तो ये पहली मेजर अनाउंसमेंट्स। दूसरी मेजर अनाउंसमेंट क्या थी? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये दूसरी अनाउंसमेंट। हालांकि देखो, इसकी अनाउंसमेंट तो पहले भी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रिपीट की अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में। है क्या इस योजना में? मान लीजिए आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और अब लग गई आपकी जॉब। तो जॉब लगेगी ना, तो जॉब के शुरुआती महीनों में ना सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए ना 15,000 रुपये आपको देगी। मतलब जॉब लगने की सूरत में शुरुआत के 3 महीनों तक सरकार 15,000 आपको देगी। ये एक प्रकार से ना करियर शुरू करने के लिए ना गवर्नमेंट की तरफ से शगुन है। इससे देखो 3.5 करोड़ नौजवानों को फायदा होगा और 1 लाख करोड़ सरकार इस स्कीम पे खर्च करेगी। इससे ना यंग लोगों को शुरुआत में जॉब करने में आसानी होगी और कंपनीज भी नए बच्चों को जॉब देने के लिए एंकरेज होगी। तो ये दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट है। फिर नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन। मिशन सुदर्शन मतलब भगवान श्री कृष्ण का ये सुदर्शन चक्र होता है ना, वहीं से ये इंस्पायर्ड है। ये क्या है मिशन सुदर्शन? ये पूरी तरह से ना मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम है, जो देखो 2035 तक तैयार होगा। जैसे देखो, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको याद होगा। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था। तो सरकार चाहती है हम मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम तैयार करें 2035 से पहले। और ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये भारत में मंदिरों या फिर गुरुद्वारे या फिर दूसरे धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे मस्जिद वगैरह, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, जितने भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं ना हमारे देश में, उनकी सुरक्षा करेगा दुश्मन के हमले से। जैसे देखो, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर तरफ से रक्षा करता था ना, वैसे ही ये सिस्टम देश के लिए ना एक सुरक्षा कवच बनेगा। ये सिर्फ बचाएगा नहीं, बल्कि देखो जरूरत पड़ने पर पलटकर वार भी करेगा। तो मिशन सुदर्शन के लॉन्च होने के बाद में हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने मोदी की थी सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन। अब इसके लिए देखो सरकार ने पहले से प्रयास स्टार्ट किए हुए हैं। 6 कंपनीज को अप्रूवल मिला था और 4 जो प्लांट्स हैं वो वर्किंग भी हो जाएंगे शायद इस साल के अंत से पहले। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला कि 2025 के अंत तक ना भारत अपनी खुद की कंप्यूटर चिप्स बनाना शुरू कर देगा और बल्कि एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए? जैसे देखो, फोन, कंप्यूटर और कार में जो छोटा सा दिमाग होता है ना, ये चिप्स वाला, अब इसके लिए हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे थी, लेकिन अब हम खुद से हमारे देश में ये चिप्स बनाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। 2025 से पहले ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला था, 4 वर्किंग हो जाएंगे 2025 से पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट है देसी जेट इंजन की डेवलपमेंट। देसी जेट इंजन। प्रधानमंत्री मोदी ने ना साइंटिस्ट को और युवाओं को आह्वान किया कि वो कोशिश करें कि जेट इंजन
इंडिया में ना सिर्फ बने बल्कि बढ़िया टेक्नोलॉजी के बने। जैसे देखो चाइना, यूएस जैसे देश 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने में अभी भारत काफ़ी पीछे हैं। तो जैसे देखो हमने कोविड की वैक्सीन खुद बनाई, यूपीआई बनाया, वैसे ही फाइटर जेट का जो इंजन्स हैं वो भी हम खुद बनाएंगे, ऐसा हमारा एस्पायरेशन है। और इसके लिए कोई इनिशिएटिव वगैरह लॉन्च नहीं किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, लेकिन साइंटिस्ट और युवा लोगों से आह्वान किया गया। फिर नेक्स्ट है छठी अनाउंसमेंट, नेशनल क्रिटिकल मिशन से संबंधित। ये नेशनल क्रिटिकल मिशन क्या है? क्रिटिकल मिनरल है, सॉरी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। देखो देश भर में ना 1200 से ज़्यादा जगहों पे ना जो ये क्रिटिकल मिनरल्स है ना उनको ढूंढने का और निकालने का प्रोग्राम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अभी देखो ये जैसे लिथियम वगैरह क्रिटिकल मिनरल्स है ना, इनके लिए हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, बट सरकार कोशिश कर रही है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हम हमारे देश में ही खोजें, उनको निकालें और दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए। और इसी को देखते हुए ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट मेजर अनाउंसमेंट की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वो थी एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। ये हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन क्या है? देखो बॉर्डर एरियाज में ना दुश्मन देशों से काफ़ी घुसपैठ हो जाता है और इससे हमारे बॉर्डर वाले एरियाज की ना डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। डेमोग्राफी मतलब बॉर्डर एरियाज में पहले जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे असमीज़ बोली जाती थी असम में, अब ज़्यादा बांग्लादेश से लोग आ गए तो असमीज़ बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, वहाँ पे कल्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो सरकार अब ये कोशिश करेगी कि दूसरे देशों से आकर बॉर्डर वाले एरियाज में लोग बस ना जाएं और इससे वहाँ के जो असली निवासी हैं, खास करके आदिवासी, उनको परेशानी ना हो। तो इसीलिए यह मिशन होगा हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर से संबंधित टारगेट। प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट की कि 2047 से पहले ना हम कोशिश करेंगे, आज जितनी न्यूक्लियर पावर से बिजली बनती है ना उससे 10 गुना ज़्यादा बिजली हम बनाएंगे 2047 से पहले। देखो न्यूक्लियर पावर से जो बिजली बनती है ना वो पोल्यूशन के बिना बनती है। अभी हमारे पास में 10 रिएक्टर्स हैं और सरकार बहुत सारे प्लांट लगाएगी ताकि सबको साफ और क्लीन बिजली मिले। समझ गए? फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित हुई। ये तो पुरानी चीज़ है। पाकिस्तान के साथ 1960 में आपको पता है ये ट्रीटी साइन हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ट्रीटी फेयर नहीं थी, हमारे किसानों के लिए पानी कम मिलता है और नदियां इंडिया से शुरू होती हैं लेकिन पानी पाकिस्तान को ज़्यादा मिलता है, तो अब इसे बदला जाएगा ताकि हमारे किसानों को पहले से ज़्यादा पानी मिले। फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई, किससे संबंधित? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एक रिफॉर्म टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। रिफॉर्म टास्क फोर्स मतलब एक्सपर्ट्स की एक स्पेशल टीम जो सजेशंस देगी कि 2047 से पहले इंडिया की इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन तक ले जाना है, तो क्या सुधार चाहिए, क्या रिफॉर्म चाहिए। समझ गए? एक ये इनिशिएटिव लिया गया है। फिर स्पेस प्रोग्राम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला इंडिया अब खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है और गगनयान मिशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अब इंडिया स्पेस में काफ़ी आगे निकल रहा है और इसके लिए सरकार डिटरमाइंड है, समर्पित है। कोई खास मतलब इनिशिएटिव नहीं लॉन्च किया गया स्पेस में, बस वही बातें दोहराई गई कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा, गगनयान मिशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये सबको पता है, पुरानी चीज़ें हैं ये। तो कुल मिला के देखो ये मेजर अनाउंसमेंट्स थी प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के मौके पे दी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है नक्सलिज्म से संबंधित। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। कल नहीं, अब तो मंडे को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।